जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके ऑफिशियल चैनल एसीएस एकेडमी रीवा में। हम पढ़ रहे थे एमपी के बारे में, ठीक है। तो आज पार्ट 4 की हम जानकारी लेंगे कि पार्ट 4 में क्या है अपना मध्य प्रदेश। अब जो इतना बड़ा अपना मध्य प्रदेश बनकर आया, ठीक है, तो कैसे आया, ठीक है, अपना मध्य प्रदेश यहाँ इस तरह नक्शे में कैसे आया। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि यह प्राचीनतम शैल समूह किसका है, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड कैसे बनी, इसके बारे में जानते हैं कि ये गोंडवाना लैंड कैसे बना और ये है क्या, ठीक है। अब क्या है ये गोंडवाना लैंड, इसको अगर देखें तो एक हमारे वैज्ञानिक जो जलवायु वक्ता वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था एक सिद्धांत, महाद्वीपी सिद्धांत या महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत उसको कहते हैं, महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत जो वैज्ञानिकों ने दिया था तो उनका नाम था विंगनल। इन्होंने दिया था महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत। अब इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पहले जो है तो हमारी पृथ्वी जो है तो अलग अलग पार्ट में नहीं थी, एक ही भाग में बनी हुई थी। मतलब ये अगर हम कहें कि ये अगर पृथ्वी है तो ये एक पृथ्वी का भाग था जिसमें से इसका जो संपूर्ण स्थल मंडल था वो एक भाग में ही था और उसके चारों तरफ यहाँ पर जल भरा हुआ था, ठीक है। तो ये जल समूह उसके नीचे था और ये क्या था, स्थल समूह, ठीक है। उन्होंने इसको स्थल समूह को क्या कहा, पेंजिया के नाम से संबोधित किया कि ये स्थल समूह जो बना हुआ है तो क्या है, पेंजिया है। उसके बाद जो ये जल समूह है इसे उन्होंने पेंथालासा कहा, ठीक है। इस दो भागों ने उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि हमारी पृथ्वी किसमें थी, एक जो स्थल समूह था वो पेंजिया कहलाया और दूसरा पेंथालासा कहलाया। उसके बाद जो हुआ तो पृथ्वी के अंदर हम आज जानते हैं कि जब अगर जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, ताप और दाब की क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं की वजह से क्या हुआ कि ये दो भागों में विभक्त हुआ। तो हम देखेंगे तो ये दो भागों में जब पृथ्वी का ये विस्थापन, ये स्थल मंडल विभाजित हो गया तो यहाँ क्या आ गया, जल, यहाँ सेंटर में भी जल भर गया और चारों तरफ जल ही था। अब ये दो भागों में हो गया तो एक भाग इसका इन्होंने कहा कि ये क्या है, आगरलैंड, ठीक, एक आगरलैंड बोल दिए कि ये वाला जो ऊपरी भाग है इसका उत्तरी भाग जो कहलाया तो हमारा आगरलैंड कहलाया, और नीचे वाला जो भाग कह रहा है इसको हम कह दिए गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ गोंड जनजाति निवास करती थी इसलिए इसे गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। उनके सिद्धांत के अनुसार, किनके, विंगलर के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि ये एक जलवायु वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया तो इसको दो भागों में बांटा, ठीक है। और ये जो मध्य भाग में इसके पानी भर गया इसको कहते हैं तेथिस सागर, कि यहाँ पर क्या आ गया, तेथिस सागर। तेथिस सागर का आपने नाम सुना होगा कि तेथिस सागर की तब बलय हुआ, उसमें नवीन बलय के बलय पड़े तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन दो भागों में इसको बांट दिया। अब क्या हुआ कि इन्हीं क्रियाओं की वजह से गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है। तो गोंडवाना लैंड का ये जो पश्चिमी भाग विभाजित होता है तो यहां पर एक भाग विभाजित होकर बनता है क्या, अपना दक्षिणी अफ्रीका, फिर यहीं पर विभाजित हुआ तो अमेरिका बना, ठीक है। और ये वाला भाग विभाजित होकर क्या जाता है, पूर्वी भाग, आधा इधर चला जाता है आधा यहां, तो इसका एक भाग बन जाता है अपना क्या, भारत। अब हम जानते हैं कि भारत के मध्य में क्या अपना स्थित है, मध्य प्रदेश। तो अगर हम देखें कि भारत के मध्य में जैसे मध्य प्रदेश स्थित है तो कितना भाग अपना जो आता है तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो आगे हम देखते हैं कि भारत जो है अपना इस तरह से अगर देखें तो ये वाला भाग यानी कश्मीर का जो हिस्सा हम छोड़ देते हैं, ऊपरी सेक्टर, तो यहां तक मध्य वाला भाग ये जो आता है यहां से, ये पूरा हिस्सा गोंडवाना लैंड का आता है और यहां पर अपना ये मध्य प्रदेश आ जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि अपना मध्य प्रदेश किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। सबसे प्राचीनतम शैल समूह का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है।
ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि गोंडवाना लैंड कैसे बना। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं कि चट्टानों की ओर थोड़ा देख लेते हैं कि अपने मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानों का क्रम आया और उस तरह से हम एक गोंडवाना लैंड की भी चट्टान आती है। ठीक है, तो अब हम चट्टान देखेंगे मध्य प्रदेश की। अब अगर हम चट्टानों को देखते हैं तो हम चट्टानों के हिसाब से मध्य प्रदेश को 5 भागों में रख देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की चट्टान। ठीक, अब इसमें हम देखें तो मध्य प्रदेश को हम 5 भाग चट्टानों बांटते हैं। इनका क्रम हमें क्रम से जरूर याद रखना होगा, क्योंकि हर एक चट्टान जो है उनकी अपर्दन और अपक्षय से ही दूसरी चट्टान बनी हुई है। फर्स्ट आ जाती है अपनी, कौन सी चट्टान आ जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान आ जाती है। और दूसरी आ जाती है अपनी आर्कियन क्रम जो भाग कहलाता है, तो इसी के भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट और नीस जो होता है, तो इसी भाग होता है ग्रेनाइट, नीस या आग्नेय चट्टान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाती है हमारी एक ठो विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाती है अपने कुडप्पा क्रम की चट्टानें। फोर्थ में आ जाती है कौन सी? गोंडवाना लैंड। फोर्थ में गोंडवाना लैंड। और फिफ्थ चट्टान अपनी कहलाती है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। दक्कन ट्रेप की चट्टानें। अब इसको हम समझेंगे इन चारों चट्टानों को मैप के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं अपने मध्य प्रदेश में, तो हम देखते हैं कि हमारा जो है तो पूर्वी और उत्तरी भाग ये जो कहलाता है, ये वाला भाग। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो विभाजन के अकॉर्डिंग ये कहलाता है बुंदेलखंड वाला भाग। ठीक है, बुंदेलखंड का ये जो भाग आता है तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों वाला भाग आता है, जिसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं हमारे यहाँ पर? पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह वाले जिले जो आ जाते हैं, तो हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। अब इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, क्योंकि ये चट्टान परतदार नहीं होती हैं। अब इन चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से सेकंड चट्टान कौन सी बनती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें आ जाती हैं। ठीक है, तो जब विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं तो इनको हम देखते हैं कि कहां कहां पाई जाती हैं। तो इसको देखते हैं हम, तो यहां पर एक पाई जाती है और यहां पर ये एक जिला हो जाता है आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, और एक हो जाता है आपका बालाघाट, बालाघाट। इन दो जिलों में जो है तो ये चट्टान पाई जाती है, जिसको एक को हम कहते हैं छिंदवाड़ा में हमारी कौन सी पाई जाती है? सौसर सीरीज, इसी चट्टान का नाम है, सौसर सीरीज के नाम से जानी जाती है। और हमारे बालाघाट में ये चिपली सीरीज के नाम से जानी जाती है, चिपली सीरीज के नाम से ये जानी जाती है। तो अगर हम विंध्यन क्रम की चट्टानों को देखें तो एक हो गई हमारी सौसर सीरीज और एक चिपली सीरीज के नाम से, दो जिलों में ये दो भागों के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद हम चले आते हैं अपनी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक, इनको अगर हम देखते हैं कि कहां कहां पाई जाती है एमपी में, तो एक ग्वालियर सेक्टर, ये ग्वालियर है। ठीक, यहां पर हमारा ग्वालियर स्थित है, तो ग्वालियर में पाई जाती है। और कुछ भाग यहां हमारे रीवा और सतना क्षेत्र जो बना हुआ है यहां पर भी पाई जाती है, और एक पन्ना में भी पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी ये कुडप्पा क्रम की चट्टान, और इसमें विशेषता ये है कि इस चट्टान में हमारा हीरा पाया जाता है, जो सबसे अमूल्य है। ठीक है, हीरा सबको प्यारा होगा, हर कोई चाहता होगा कि हम बड़ा बन के हीरे की अंगूठी पहने। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छी तरह से एमपीपीएससी एसआई की तैयारी कीजिए, हीरे की अंगूठी पहनिए। ठीक, तो हीरा पाया जाता है। तो यहाँ पर ग्वालियर में जो है तो एक बिजावर सीरीज के नाम से यह पाया जाता है, इसको हम ग्वालियर में बिजावर सीरीज के नाम से जानते हैं। अगर पेपर में कभी पूछ दिया जाए कि हीरा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो अगर कुडप्पा क्रम ना लिखा हो तो आप यहाँ पर
आपके ऑप्शन में बिजावर सीरीज भी दिया होता है, तो इसको हम बिजावर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम गोंडवाना लैंड। ये जो चट्टान होती है तो ये कोयले के लिए फेमस होती है, कोयला, ठीक है। और जानते हैं कि कोयला जो है तो अपने यहां पर कहां पाया जाता है, एक सिंगरौली वाले भाग में, सिंगरौली, नर्मदा का कुछ बेसिन है, ठीक है, और जोहिला का भी बेसिन है, ठीक है। तो नर्मदा, जोहिला, शहडोल वाले सेक्टर में देखेंगे तो ये कुडप्पा क्रम की हमारी चट्टानें पाई जाती हैं। नदी तट पर देखेंगे तो हमें कोयले का ज्यादा मिलता है। सिंगरौली में देखते हैं तो हमारी सिंगरौली क्या कहता है, ऊर्जा राजधानी कहलाती है। यहाँ भी कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। और यहाँ नर्मदा बेसिन में और जोहिला बेसिन जो पाई जाती है अपने एमपी में, तो यहाँ भी कोयले का उत्पादन होता है। तो इस सेक्टर में पाई जाती है अपनी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दक्कन ट्रेप की चट्टानें, ठीक है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हम जानते हैं दक्कन का पठार जो है तो अपने मध्य प्रदेश का ये वाला भाग आ जाता है जिसे हम मालवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में पूरा कहलाता है दक्कन ट्रेप वाला भाग, ठीक है। ये दक्कन ट्रेप का भाग कहलाता है। और यहाँ पर जो है तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। और दक्कन ट्रेप की चट्टानें किसी मिलकर बनी है, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से बनी हुई है। अब कैसे ज्वालामुखी से, अब तो जानते हैं कि ज्वालामुखी का जब उद्भेदन होता है तो पर्वत और पठारों का निर्माण होता है, ऐसा कहेंगे। सोचिए थोड़ा, क्योंकि अगर पढ़ो तो माइंड में क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है। तो ज्वालामुखी आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कीपी उद्भेदन होता है, एक दरारी उद्भेदन होता है, ठीक है। तो एक जो आपका उद्भेदन होता है कीपा आकार वाला, तो उसको देखते हैं कि वो एक सीधा पर्वत आकार लेता है। अगर देखें तो ये ऐसे बनता है, ये कीप आकृति, और यहां पर उसके लावा फैल जाते हैं, ये वाला सेक्टर बनता है। और एक दरारी उद्भेदन होता है, जो ऐसे धरती पर दरार पड़ेगी और यहां से निकलेंगे लावा, ठीक। तो इन लावा की वजह से, यानी हमारे इस साइड में जो हुआ तो कौन सा हुआ, दरारी उद्भेदन। तो दरारी उद्भेदन से क्या होता है, जब दरारी उद्भेदन से लावा की उत्पत्ति हुई, लावा निकला, तो यहाँ हमारा गुजरात और राजस्थान और अपने एमपी वाला ये भाग जो है तो यहाँ पर लावा फैल गया। और जब लावा फैल गया तो ये क्या हुआ, ठंडा हुआ। और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनी तो वो दक्कन ट्रेप की चट्टानें कहलाई। और काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र भी यही कहलाया, ठीक है। अब ये चट्टानें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ज्वालामुखी के प्रकार से समझ में आ गया कि दक्कन ट्रेप की चट्टानें कैसे बनी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आगे की ओर, चट्टानों को समझने के बाद कि इसका प्राकृतिक और भौतिक विभाजन एमपी का क्या है। अब मध्य प्रदेश का हम प्राकृतिक और भौतिक विभाजन देखेंगे कि कितने भागों में इसको बांटकर रखा गया है। इसको समझने के लिए हमें मैप की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एमपी का आप मैप ना पढ़ोगे, क्योंकि ये थोड़ा जियोग्राफी से लगा हुआ है, और हमें कहा जाए एमपी या भारत कुछ भी पढ़ो तो मैप जरूर उठाओ आप। बिना मैप के आपके दिमाग में भी नहीं चढ़ेगा, उड़ जाएगा जैसे पंछी उड़ते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। अब इसको हम देखें तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हम इसको 3 भागों में पहले बांटते हैं, ठीक। पहले हम लेते हैं अपना सबसे उत्तरी वाला भाग, ये वाला भाग, यहां से लेकर ये यहां नीमच और मंदसौर तक का भाग। ये वाला भाग जो कहलाता है तो ये मध्य भारत का पठार कहलाता है, मध्य भारत का पठार, ठीक। सेकंड जो आता है तो इसके ये नीचे वाला भाग जो आ जाता है यहां, ठीक, ये कहला जाती है अपनी कौन सी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। और फिर एक भाग और आ जाता है अपना ये वाला भाग जो कहला जाता है पूर्वी पठार
पूर्वी पठार, या इसी को हम कहते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। उसके बाद हम मध्य भारत के पठार को 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आता है इसमें, तो हम अपने ये जो मध्य भारत का पठार है, तो मध्य भारत के पठार से सीधा इधर की ओर चलेंगे, कहाँ? उत्तर पूर्व की ओर से बढ़ते हुए आएंगे और फिर यहाँ नर्मदा सोन घाटी और मालवा क्षेत्र तक आएंगे। तो जैसे आते हैं तो पहले पाते हैं हम बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। फिर दूसरे नंबर पर पा जाते हैं हम यहाँ रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पा जाते हैं हम कौन सी? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और नेक्स्ट पाए जाते हैं हम मालवा का पठार, मालवा का पठार। इतने भागों में इसको हम बांट देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि मैप में कौन सा कहां पर है। अगर देखें हम तो ये वाला जो भाग है इसको हम कह दिए मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार हुआ ये। ठीक, उसके बाद यहां पर हम आ गए तो कौन सा पाए? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार पा गए। और यहां पर जो पाए ये तो ये कहलाया रीवा पन्ना का पठार। ठीक, ये कहलाया बघेलखंड का पठार। और ये जो आती है अपनी, तो कौन सी नदी आती है? नर्मदा नदी। ठीक, तो ये कहलाती है नर्मदा सोन घाटी। ठीक, क्योंकि यहां से सोन निकलती है अपनी, एक कौन श्रेणी पाई जाती है? अमरकंटक वाली। ठीक है, तो यहाँ सोन निकलती है और सोन जो है तो यहाँ बघेलखंड से निकलते हुए बुंदेलखंड से होती हुई निकल जाती है अपने उत्तर प्रदेश को, इसीलिए हम इसको नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कहते हैं। और इसके नीचे हम पाते हैं सतपुड़ा श्रेणी, ये कहलाई हमारी सतपुड़ा श्रेणी। और ये वाला भाग जो कहलाता है तो ये कहलाता है मालवा का पठार, मालवा का पठार। अब मैप में हमें समझ में आ गया कि ये कहां कहां पर पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि इन पठारों में है क्या क्या। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार जो है तो निर्मित किससे है? मध्य भारत के पठार को अगर हम देखें तो ये निर्मित है अपने विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एंड अपक्षय से। विंध्यन क्रम के चट्टानों से निर्मित है। ये भाग जो है तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ये पूरा भाग निर्मित है। जब इन चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय हुआ तो ये वाला भाग बना। उसके बाद हम पाते हैं कि इसमें इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अगर मिट्टी देखें हम तो यहाँ पर निकलती है कौन सी? यहाँ से हमारी नदी मालवा क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बेतवा नदी। ठीक है, यहां से निकलेगी आपकी, और यहाँ तक, सॉरी बेतवा नहीं, चंबल नदी यहां से निकलती है, चंबल। और ये पूरा भाग हमारा चंबल का कछारी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो चंबल का कछारी क्षेत्र होने की वजह से ये यहाँ पर पाई जाती है आपकी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का भाग इस पठार में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखें तो इसका उपनाम कौन सा है? तो सरसों की डालियों के नाम से जाना जाता है, या सरसों की हांडी भी इसे कहा जाता है, सरसों की हांडी। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है तो भिंड मुरैना वाले भाग में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिस वजह से इसे हम कहते हैं सरसों की हांडी का क्षेत्र। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें
कि नदी में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो पाई जाती है, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चंबल नदी है। चंबल नदी इस पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसी नदी के अपर्दन के कारण यहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण होता है, जो डाकुओं की आश्रय स्थली भी कहलाता है। कहते हैं कि डाकू सबसे ज्यादा वो बीहड़ों में छुपने के लिए उनका एक आश्रय बनाती है ये नदी। और सबसे ज्यादा जो है तो इस नदी के बहाव की वजह से यह क्षेत्र अपर्दित होता है, मिट्टियों का कटाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी जलवायु देखेंगे कि यहां पर जलवायु कौन सी पाई जाती है। जलवायु तो यहां पर जो है तो देखें कि जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो इतना भी हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अपने उत्तरी मध्य प्रदेश जो है तो यहाँ पर बारिश जो होती है कम होती है। वर्षा की मात्रा यहाँ अगर देखें हम तो 50 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है यहाँ पर। और इतनी कम वर्षा में यहाँ पर जानते हैं कि कौन से वन पाए जाएंगे, आपके कटीले वन। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु कौन सी होती है, विषम जलवायु। विषम जलवायु, यहां पर हमारी विषम जलवायु पाई जाती है। अब विषम जलवायु की वजह से मतलब विषम जलवायु का मतलब क्या होता है, ऐसी जलवायु जहां पर ठंड में अत्यधिक ठंड और गर्मी में अत्यधिक गर्मी हो, यह जलवायु हमारी विषम जलवायु कहलाती है। यानी यहाँ पर ठंड वाले मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है और गर्मी वाले मौसम में ज्यादातर गर्मी पड़ती है। ठीक, अब विषम वाले जलवायु में हम पौधे कौन से पाए जाते हैं। अब वर्षा की मात्रा भी कम है, तो यानी यहाँ पौधे जो होंगे तो ऐसे पौधे उगेंगे जहां पर जिनको पानी की आवश्यकता क्या हो, कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं ज्यादातर कटीले वन। कटीले वन, ठीक है। अब कटीले वन में आप जानते हैं कौन से आ जाते हैं, बबूल आ जाता है, खैर आ जाता है, नागफनी वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, ये सारे वृक्ष जो हैं तो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं हमारे कौन से, मध्य भारत के पठार में। ठीक, अब मध्य भारत के पठार के बाद हम सेकंड देखते हैं, उसके नीचे जस्ट चले आते हैं तो हम पाते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो सेकंड देखें हम बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो यहाँ बुंदेलखंड उस बुंदेल वाले के नाम से नहीं पड़ा, ये पठार है बुंदेलखंड। ठीक है, तो बुंदेलखंड में हम देखें तो यहाँ की भी जलवायु सेम है जैसे हमारे मध्य भारत की जलवायु है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ की जलवायु, अब ये भी और ये दोनों पर्वतों का जो निर्माण हो, दोनों पठारों का जो निर्माण हुआ तो एक ही क्रम की चट्टानों से हुआ, क्योंकि ये भी जो है तो बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार दोनों लगे हुए हैं, तो ये भी इसका निर्माण भी विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही होता है। यानी ये इसका निर्माण भी विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ। और ये किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो इसके लिए अगर हम जिले देखें तो हमेशा अगर आपको कभी लिखने के लिए पूछे तो आप लिखिएगा आंशिक या पूर्ण रूपेण से कौन से जिले आते हैं बुंदेलखंड में, ये लिखिएगा। क्योंकि कुछ भाग इनके क्या होते हैं, जैसे हमारे मध्य भारत के पठार में आ जाता है, कुछ भाग यहाँ रीवा पन्ना के पठार में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से आ जाता है हमारा एक जिला जैसे सतना हो गया, सतना का भी भाग कुछ बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक, सतना के बाद हमारा पन्ना भाग भी बुंदेलखंड में आता है, छतरपुर भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, सागर और दमोह, ये वाले सेक्टर जो जिले हैं तो पूर्ण या आंशिक रूप से हमारे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ की जलवायु जो देखें तो जलवायु उसी तरह से है, मतलब गर्मी में अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंडी।
अत्यधिक ठंडी पड़ती है, यानी इसको हम कहेंगे विषम जलवायु, विषम जलवायु। ठीक, अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर पौधे कौन से पाए जाते हैं, यहाँ की वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ अगर वर्षा देखेंगे हम, वर्षा की मात्रा क्या है, तो वर्षा की मात्रा पाएंगे हम यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इतनी वर्षा जो है तो यहाँ पर होती है। अब इतनी वर्षा की वजह से यहाँ पर कुछ कांटेदार वाले वृक्ष पाए जाएंगे और कुछ बिना कांटेदार वाले। तो पौधों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो पौधे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर एक आपका महुआ हो जाता है, ठीक है, आम के भी वृक्ष पाए जाते हैं और बबूल पलाश भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस सेक्टर में इतनी चीजें पाई जाती है। हमें विशेष ध्यान रखना है कि इस बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, जो आपका पेपर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो होती है आपकी कौन सी होती है, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा। ठीक है, जो यहाँ पर ग्वालियर के नीचे आपका एक जिला आता है, ठीक है, वहां पर पाई जाती है, विदिशा के आसपास ये चोटी पाई जाती है आपकी कौन सी, सिद्ध बाबा। तो इतना आप याद रखिएगा कि बुंदेलखंड की जो है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे हम इसके नीचे आ जाते हैं तो कौन सा भाग पा जाते हैं अपने, रीवा पन्ना का पठार। इतना ध्यान रखिएगा, अभी हम मध्य भारत पठारों के भागों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीवा पन्ना के पठार में। तो रीवा पन्ना तो अच्छी तरह से जानते हैं कि है क्या और कहां पर है, क्योंकि इसमें रीवा पन्ना नाम ही है, तो इस पठार का जो विस्तार है तो रीवा और पन्ना क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। ठीक, इसका विस्तार क्षेत्र अगर देखें तो कहां कहां है, विस्तार देखें तो आपके रीवा, पन्ना और कुछ भाग छतरपुर और दमोह से भी ये लगा हुआ है। जो आपकी विंध्य श्रेणी जो है यहाँ पर एक फैली हुई है हमारे पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यहाँ तक ये वाला भाग, ये कहलाती है विंध्य श्रेणी। ठीक है, तो ये विंध्य श्रेणी का ही भाग है, विंध्य श्रेणी का ये भाग है कौन सा आपका, रीवा पन्ना का पठार। ठीक, अब यहां की देख लेते हैं कि चोटी जो है तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है। तो इसकी प्रमुख चोटी है, हम कहते हैं उसको काला मजारू, इसको हम बोलते हैं काला मजारू के नाम से जानते हैं। काला मजारू नाम की एक चोटी है जो रीवा पन्ना की, या इसको कहते हैं गुडविल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर काला मजारू ना याद रहे तो आप गुडविल याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे याद रहना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, काले हैं तो क्या हुआ हम दिल वाले हैं, तो गाना आपको शायद ये याद रहेगा। तो अपना रीवा जो है तो काला मजारू है, इस चीज को रख के याद कर सकते हैं। तो हमने आज कौन कौन सा भाग पढ़ा, मध्य भारत के भाग, मध्य भारत का पठार देखा, बुंदेलखंड का पठार देखा और रीवा पन्ना के पठार को देखा। ठीक है, तो इन 3 पठारों को हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट जो है पठार आएंगे तो आपको अगली वीडियो में दिए जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ो, नोट डाउन करो और ये लॉकडाउन का फायदा उठाओ, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।